नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो देखिए गाइस, यूएसए ने दादा बनते हुए आखिरकार टांग अड़ा दिया है। यूएसए ने क्या बोला है इंडिया को कि कनाडा जो मर्डर का जो प्रोब कर रहा है, छानबीन कर रहे हैं, उसमें इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए। अब बोलो इंडिया का क्या घूम फिर के यही काम बाकी रहेगा? मतलब आप घर पे ऐसे बैठे हो, अपना काम कर रहे हो, कोई आके बोल दिया आपने चोरी किया, फिर बाद में बोलते हैं अगर तुम चोर नहीं हो तो खुद को साबित करके दिखाओ। मतलब कुछ भी, कोई भी आके कुछ भी बोल देगा और इंडिया को हर जगह साबित करना पड़ेगा, इंडिया के पास और कोई काम नहीं है क्या? ठीक है। उसके बाद देखिए कनाडा, कनाडा हमेशा से ही ना यूएसए का मतलब छत्र छाया के अंदर रहा है। कनाडा वाज ऑलवेज अंडर यूएसए अम्ब्रेला। ठीक है, कनाडा का खुद की कोई पहचान ही नहीं। कनाडा यूएसए का पड़ोसी है, इसलिए पूरे वर्ल्ड इतना जानता है, मानते हैं। कनाडा का अगर सेम रवैया लेके अगर यूएसए का पड़ोसी नहीं होता तो कनाडा को कोई नहीं मानता, कोई जानता भी नहीं। कनाडा मतलब हमेशा यूएसए के छत्र छाया में ही जिया, यूएसए का प्रोटेक्शन, यूएस मतलब हर चीज में वो यूएसए यूएसए करता है। ओके। उसके बाद देखिए कनाडा जियोपॉलिटिक्स में हमेशा बैक बेंचर रहा है। बहुत जियोपॉलिटिकल मीटिंग पे ऐसा भी हुआ है कि कनाडा खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, यूएसए को बोला है कि तुम जाके पार्टिसिपेट करो, तुम खुद को रिप्रेजेंट करना यूएसए को, उसके पीछे उसके साथ साथ पीछे पीछे हम कनाडा को भी रिप्रेजेंट कर देना। तो ये कोई मतलब इतना बड़ा कंट्री का ऐसा मतलब अप्रोच नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कनाडा और यूएसए के बीच में कभी झगड़ा ऐसा कोई दिखा नहीं गया, जैसे नेबर्स के बीच होते हैं, कभी हुआ नहीं। तो कनाडा वाज ऑलवेज यूएसए गुड नेबर, यूएसए का अच्छा पड़ोसी था, तो यूएसए ने इसलिए कनाडा को हमेशा सपोर्ट भी किया है। बट एक बात सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यूएसए तुम जिसको सपोर्ट कर रहे हो, जिसका डेथ को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब तुम किसका डेथ को सपोर्ट कर रहे हो? निज्जर का डेथ। निज्जर कौन था? निज्जर एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था इंडिया के लिए। ठीक है। उसके बाद इंटरपोल, इंटरपोल मतलब वर्ल्ड का जो पुलिस है, इंटरपोल पे तुम सबसे बड़ा प्लेयर हो, यूएसए खुद सबसे बड़ा प्लेयर है। और वही इंटरपोल जब इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया था निज्जर के ऊपर। इवन कनाडा का खुद का पुलिस, सरे का पुलिस, उनको लिख मिला था कि निज्जर और टेररिस्ट एक्टिविटी दोनों के बीच संबंध मिला था। उसको यूएसए को पता है कि निज्जर पाकिस्तान जाता है, आईएसआई के एजेंट के साथ उसका मीटिंग होता है, आईएसआई के टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ निज्जर मतलब लिंक्ड है। तुम ऐसे इंसान को सपोर्ट करते हो? ऐसे भी यूएसए का बहुत पुराना हिस्ट्री है, टेररिस्ट को सपोर्ट करना और बाद में डायलॉगबाजी करना। ठीक है। उसके बाद देखिए यूएस क्या बोल रहा है कि कनाडा में मतलब एक कैनेडियन कनाडा में हत्या हो गया और उसके पीछे इंडिया मतलब हो सकता है, तो इंडिया तुम खुद को प्रूव करो। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या आता है कि संप्रभुता, एक देश की संप्रभुता की तुम उसके देश पे जाके घुस के उसके सिटीजन को मार दे, उसका बिना परमिशन लेके। अरे यूएसए तुम क्या वर्ल्ड को डायलॉग मार रहे हो? जब पाकिस्तान पे लादेन को मारे थे, ठीक है, मैं मानता हूँ लादेन टेररिस्ट था, पर पाकिस्तान पे तुम मिलिट्री एयरक्राफ्ट लेके घुस गए, नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं, पैदल भी नहीं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वो भी तुम्हारा नेवी सील का टीम, ठीक है, स्पेशल एयरफोर्स का टीम जाके घुस गए, जाके लादेन को मार दिया। चल अच्छा बात है, पर पाकिस्तान का इसका संप्रभुता हट नहीं होता। तुम पाकिस्तान को बताया भी नहीं थे कि हम तुम्हारे कंट्री के अंदर घुस रहे हैं। ऐसे तुम किसी के कंट्री के अंदर घुस नहीं सकते हो। ठीक है। वो जो ऑपरेशन था उसमें पाकिस्तान आर्मी को तुमको शामिल नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करना चाहिए था। तो उस टाइम तुम जब पाकिस्तान के संप्रभुता को हट किए थे, तब तुमको ये मैनर्स, ये एथिक्स याद नहीं है। आज इंडिया को तुम मतलब सिखाने आए हो। ओके। उसके बाद देखिए यूएसए को बोलता तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? जस्टिन ट्रूडो को, जिसको खुद का देश का मीडिया सपोर्ट नहीं करके मजाक बना रहे। G20 के बाद जब G20 एक अटर फेलियर होता है कनाडा के लिए, जब जस्टिन ट्रूडो अपने घर पे आया तो टोरंटो सन बोल के उन लोग का मैगजीन है, उन्होंने एक मीम बना दिया कि मोदी ने मतलब ऐसे बोला कि तुम आए हो G20 में, दिस वे, तुम आए हो, आप इस साइड से चले जाओ। ठीक है, ऐसा मीम बनाने लगा। पर क्या यूएसए टेक्निकली इंडिया को गुस्सा दिलाना मतलब गुस्सा होने देना अफोर्ड कर सकते हैं? इंडिया को हट कर सकता है? क्या अफोर्ड कर सकती है? यूएसए का हिस्ट्री और मोरल अथॉरिटी क्या बोलता है? देखिए यूएसए का हिस्ट्री और मोरल अथॉरिटी यही बोलता है, यूएसए किसी का दोस्त नहीं है। यूएसए को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय, उस टाइम पे यूएसए देखते हैं मेरे लिए, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी कंट्री अच्छा है, वो कंट्री यूएसए का फ्रेंड बनते हैं। आज से पिछला 30 साल चले जाओ, यूएसए का हमेशा ऑल टाइम ऑल वेदर फ्रेंड था पाकिस्तान, और इंडिया ऑल वेदर एनिमी था। आज पूरा सिनेरियो उल्टा हो गया, क्योंकि इंडिया को जरूरत है चाइना के खिलाफ यूएसए को। ओके। उसके बाद देखिए यूएसए और कनाडा का जो ये जो चल रहा है, इसमें यूएसए का जो पेंटागन ऑफिशियल है, पेंटागन है यूएसए का सब मिलिट्री जो ऑफिस है, ठीक है, मिलिट्री ऑफिस है, वो पेंटागन का जो फॉर्मर ऑफिशियल है जो रिटायर हो गया, उसने क्या बोला? देखिए इन लोग ही जियोपॉलिटिक्स तैयार करते हैं। एक प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंसी फेस होता है, सिर्फ साइन करते हैं, उसके पीछे ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी तैयार करते हैं। तो ये मतलब फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स भी बोल सकते हैं। पेंटागन ऑफिशियल क्या बोला है कि अगर यूएसए को दोनों के बीच में किसी को चूज करना पड़ेगा, इंडिया और कनाडा, तो यूएसए हमेशा इंडिया को चूज करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि इंडिया के ऊपर ज्यादा दोस्ती हमदर्दी है, पर प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से इंडिया की जरूरत यूएसए को सबसे ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद देखिए यूएसए को और एक चीज दिखा देता हूं। जब यूएसए, आप अगर इंडिया को नाराज करोगे, जो आपको याद है जब आप सऊदी अरेबिया में भाग के चले गए थे मोहम्मद बिन सलमान को मनाने, और उन्होंने आपसे हाथ भी नहीं मिलाया था, और ये वीडियो देखिए यूएसए का प्रेसिडेंट हाथ मिलाने जा रहा था, और ये भी मतलब वो टोरंटो सन वाला एक टाइप ऑफ कॉमेडी, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये भी मतलब मोहम्मद बिन सलमान भी आपको बोला था इस साइड से बाहर चले जाइए, जैसे आइए। ओके। उसके बाद ये सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यूएसए का
जब जो बाइडेन चुनाव लड़ रहा था, उन्होंने बोला था जमाल खशोगी है के जो सऊदी अरबिया के बारे में नहीं, पर मोहम्मद बिन सलमान, देखिए हम लोग में भले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यूएई सऊदी अरबिया में, इसमें अभी भी राजा चलता है, तो मोहम्मद बिन सलमान के बारे में उल्टा सीधा लिखता था, और मोहम्मद बिन सलमान चाहता था जमाल खशोगी को कैसे भी करके मार दिया जाए, पर जमाल खशोगी यूएसए में चले गया था 2017 में। उसके बाद जमाल खशोगी को टर्की में सऊदी अरबिया के एम्बेसी के बाहर लास्ट टाइम देखा गया था, वो टर्की में जो सऊदी अरबिया एम्बेसी है उसमें उसके अंदर गया था, पर उसके बाद कभी बाहर आया ही नहीं। उसके बाद बहुत ही छानबीन हुआ, पर उसके बाद कभी जमाल खशोगी को मिला ही नहीं था। ऐसा बोला जाता है कि उसको काट के पीस पीस करके गाड़ी में से फेंक दिया गया है, ठीक है। यूएस इंटेलिजेंस सऊदी प्रिंस को डायरेक्टली ब्लेम किया था कि खशोगी के मर्डर के लिए। क्योंकि ये सऊदी प्रिंस को क्यों ब्लेम किया था, जब चुनावी रैली था, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था, उस टाइम पे चुनावी रैली पे बाइडेन हमेशा बोला है कि मैं सऊदी को सबक सिखाऊंगा जमाल खशोगी के डेथ के लिए, ठीक है। पर जब बन गया एक्चुअली, मतलब प्रेसिडेंट बन गया, उसके ऊपर बहुत प्रेशर आया कि सऊदी के खिलाफ एक्शन लो, तो इसीलिए सऊदी के खिलाफ वो एक्शन लेते हुए सऊदी प्रिंस को डायरेक्टली ब्लेम कर दिया कि जमाल खशोगी के मर्डर के लिए। उसके बाद जिस दिन ब्लेम किया, ठीक है, उसके नेक्स्ट दिन ही एक रिपोर्ट आया कि बाइडेन में रिग्रेस, मतलब उन लोग का जो एक्सपर्ट बोलने लगा कि बाइडेन को पछताना पड़ेगा, ठीक है, पछताना पड़ सकता है ये जो मतलब मोहम्मद बिन सलमान को जो ब्लेम किया जमाल खशोगी के मर्डर के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सऊदी का क्राउन प्रिंस इतना गुस्सा हो गया था कि कोई एक मीडिया ने उसको क्वेश्चन किया था कि अमेरिका तुमसे ऐसे मतलब मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, तुम इसके बारे में क्या बोलते हो। सऊदी क्राउन प्रिंस डायरेक्टली बोल दिया था कि वो कैरी नहीं करता, ही डजंट केयर, अगर बाइडेन उसको मिसअंडरस्टैंड करता भी, उसको कुछ नहीं आता जाता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना गुस्सा हो गया था। फिर उसके बाद देखिए जब यूक्रेन वॉर चालू हुआ तो अमेरिका क्या चाहता था कि सऊदी ज्यादा से ज्यादा तेल प्रोड्यूस करे, ताकि तेल का जो प्राइस है वो मार्केट पे कम रहे, क्योंकि रशिया से ऑलरेडी तेल का सप्लाई कट कर दिया था सैंक्शन लगा के। अब उस टाइम पे जैसे ही रशिया से तेल सप्लाई कट हो गया था, ऑलरेडी तेल का शॉर्टेज हो गया मार्केट पे, उस टाइम पे सऊदी अरबिया भी तेल का सप्लाई जानबूझ के डिक्रीज कर दिया, तो मार्केट पे तेल का और शॉर्टेज हो गया। $80 पर बैरल जो तेल था वो चले गया $130 पर बैरल, ठीक है, मतलब मोर देन 50% राइज हो गया 2 3 4 5 महीने पे। उस टाइम पे यूएसए का मिड टर्म इलेक्शन भी था, तो ये क्यों किया, ऐसे करने से क्या हुआ, देखिए अमेरिका डायरेक्टली सऊदी से तेल नहीं करता, और पूरे वर्ल्ड ये तेल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अमेरिका का खुद का तेल प्रोडक्शन है पर इंडिया का नहीं है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका का नहीं है, बड़े छोटे बड़े कंट्री में तेल नहीं है। तो ये सब हरकत के बाद क्या हुआ कि अमेरिका जो एक दादा सबको मानता था कि अमेरिका लीडर है, वो अमेरिका का लीडर के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि तुम्हारी वजह से ऑयल मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। तो जो अमेरिका को जो बाइडेन को आंसर देना पड़ा था खुद के कांग्रेस, मतलब खुद के पार्लियामेंट पे, ठीक है, उन लोग का जो कांग्रेस सेशन है उसमें आंसर देना पड़ा था कि वो कैसा नीति चला रहा है, कि बाकी जो वर्ल्ड का जो कंट्री है यूएसए के ऊपर ट्रस्ट खो रहा है, कि सोच रहे यूएसए की वजह से प्राइस बढ़ा है। तो इसी टाइम यूएसए बहुत गुस्सा हो गया था, गुस्सा होकर बोला था कि इसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा सऊदी को इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस में दिखा के रहूंगा, सऊदी से बदला लेगा, यूएसए बोला था। फिर उसके बाद यूएसए तो बदला ले ही नहीं पाया। उसके बाद लॉमेकर क्या सपोर्ट, जनरली बाइडेन को सपोर्ट करता है कि तुम मोहम्मद बिन सलमान के सामने झुको मत, क्योंकि तुम डेमोक्रेसी हो और वो एक राजा है, क्राउन है, तो उसके सामने झुको मत, ठीक है। पर वॉशिंगटन पोस्ट ने अच्छे से समझाया कि यूएसए के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, यूएस और सऊदी का जो टाई, अगर जो रिलेशन है उसको रिपेयर करना ज्यादा जरूरी है, अभी गुस्सा दिखाने का टाइम नहीं है। हो सकता है यूएसए सऊदी के सामने झुक जाए, पर सऊदी को मनाना जरूरी है, नहीं तो सऊदी धीरे धीरे जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो धीरे धीरे चाइना और रशिया के साइड चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था यूएसए का। फिर उसके बाद देखिए जैसे ईरान, अब सऊदी और ईरान का जो डील है, ठीक है, वो उसने सऊदी और ईरान का डील चाइना ने करा है। ये जब जैसे ही देखा तो ऐसे क्या हुआ, ये चीज जैसी अमेरिका देखा, अमेरिका नोटिस किया कि चाइना का, पहली बात है सऊदी चाइना की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सऊदी और ईरान का झगड़ा बहुत पुराना है, वो उसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया था। जैसे ही उन दोनों के बीच पीस डील करवा दिया चाइना, तो पूरे वर्ल्ड चाइना को एक अच्छा प्लेयर मानने लगे। आपके घर पे झगड़ा हो रहा है, बाहर से अगर कोई झगड़ा सॉल्व कर दे तो आपके मोहल्ले पे दूसरे घर भी उसके ऊपर भरोसा करने लगेगा कि मेरे घर पे झगड़ा अगर होगा तो वो जो बंदा आएगा वो बंदा आके सॉल्व कर देगा। तो ऐसे ही चाइना ऐसे मतलब इंटरनेशनल मीडिएटर बन के उभरने लगे, जो यूएसए को मतलब हजम नहीं हुआ, ऑब्वियसली नहीं होगा। उसके बाद देखिए फिर चाइना का शी जिनपिंग, जब यूएसए का प्रेसिडेंट जो बाइडेन आया था, देखा था सऊदी अरब जस्ट मिलना होता है, मिल लिया, ठीक है, उससे हैंडशेक भी ठीक से नहीं किया। पर चाइना का प्रेसिडेंट जब विजिट किया था तब सऊदी अरबिया ने मतलब प्रॉमिस किया था कि एक न्यू एरा, ठीक है, एक न्यू एरा चाइनीज और अरब के रिलेशन पे एक नया जमाना चालू होगा। ओके, उसके बाद ग्रैंड वेलकम किया था, सेरेमनी किया था, ठीक है, दोनों स्माइल करके वार्मली फोटोग्राफ लिया था, हैंडशेक किया था। अब आप बोलोगे हैंडशेक से इतना कुछ फर्क पड़ जाता है? बहुत फर्क पड़ता है। जियोपॉलिटिक्स में ऐसा छोटा छोटा चीज हैंडशेक पे फर्क पड़ता है। इवन कि इसमें भी फर्क पड़ता है, दोनों लीडर मीट करने के बाद कौन पहले हाथ आगे बढ़ाया हैंडशेक के लिए, वो भी मैटर करता है, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ ये सब मैटर करता है। फिर उसके बाद
सऊदी का जो स्टेट टीवी वो दिखा कि कैसे ग्रैंड सेरेमनी हुआ चाइनीज लीडर के लिए, और बिन सलमान कैसे मतलब मोहम्मद बिन सलमान कैसे उसको रिसीव करने गया अल यमामा पैलेस पे, ठीक है। और ये सब देखिए यूएसए बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल फील किया, यूएसए को बहुत इनसिक्योर फील हुआ। उसके बाद क्या किया, एनएसए हम लोग का जो इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, उसके सऊदी के बाद सऊदी के साथ एक सीक्रेट वार्ता किया चाइना को काउंटर करने के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये चाइना का प्रेसिडेंट मीट होने के बाद फर्स्ट टाइम, ठीक है, एनएसए का मतलब ये मत सोचो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, बट एनएसए का जो एनएसए था, एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यूएसए का एनएसए, इंडिया का एनएसए और यूएई का एनएसए, ठीक है। यूएई का एनएसए, सऊदी का मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी का क्राउन प्रिंस के साथ सऊदी में आके मुलाकात किया और बात किया। उस टाइम से इंडिया का यूएसए का रिलेशन सऊदी के साथ थोड़ा अच्छा होने लगा, ठीक है। तो उसके बाद G20 पे देखिए, ये सब होने के बाद जब इंडिया को लेके यूएसए इंडिया को लेके जब काम करके सऊदी का रिलेशन अच्छा किया, तो ये सब के बाद देखिए जब इंडिया और यूएसए आजू बाजू बैठा था G20 में, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान पहले उठ के आके नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। फिर उसके बाद जैसे जो बाइडेन आया, जैसे देखिए ये मेरा लेफ्ट साइड पे जो फोटो है वो जो बाइडेन और सऊदी क्राउन प्रिंस का जो चाइना का पहले जो मुलाकात था, जिधर बोला था आप बाहर चले जाइए, उधर देखिए दोनों के बीच हैंडशेक भी नहीं हुआ, एक मतलब फिस्ट पंप हुआ, ठीक है। पर राइट साइड वाला फोटो देखिए G20 में, ठीक है, एनएसए अजीत डोभाल के साथ वो सब अंदर की जो सीक्रेट टॉक होने के बाद G20 में अमेरिका और सऊदी का रिलेशन, दोनों रिलेशन सुधरते हुए देखे। जैसे ही मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट उठ के आया, देखिए सऊदी का क्राउन प्रिंस अभी तक जो बाइडेन हाथ भी नहीं बढ़ाया, सऊदी का क्राउन प्रिंस पहले हाथ बढ़ा दिया हैंडशेक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हुआ। उसके बाद तीनों ने फाइनली हैंडशेक किया। उसके बाद देखिए ये मीडिया पे भी आ गया हैंडशेक मोमेंट, पीएम मोदी, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तीनों मिलकर हैंडशेक किया। फिर इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट भी जारी कर दिया, फ्रॉम फिस्ट बम्प टू हार्टी हैंडशेक, मतलब जो कुछ दिन पहले दोनों के बीच यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और क्राउन प्रिंस के बीच जो फिस्ट बम्प था, अभी वो एकदम हार्टी हैंडशेक, मतलब बहुत प्यारा सा एक हैंडशेक पे बदल गया, ठीक है। तो इस टाइम पे यूएस को पता चल गया था कि इंडिया एक की प्लेयर है अगर सऊदी के साथ रिलेशन अच्छा रखना है और चाइना को चैलेंज करना है, ठीक है। उसके बाद इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वही G20 में जब ये हुआ, मतलब प्रपोज किया गया, वो बाइडेन के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के जो प्रोग्राम है यूएसए का, तो बाइडेन का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और ये कंट्री आप देख सकते हैं इंडिया से चालू होकर, जो रेड कलर है वो है आपका यूएई, ग्रीन कलर है आपका सऊदी अरेबिया, उसके बाद आपका पिंक कलर है आपका जॉर्डन, फिर उसके बाद इजराइल है, ठीक है। उसके बाद उस साइड पे जब चले जाते हैं वो यूरोपियन कंट्री हो जाते हैं। तो आप बोलिए कि अगर यूएसए इंडिया के साथ डायरेक्टली पंगा लेता है, यूएसए अगर बैकआउट हो जाता है, तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये कोलैप्स कर जाएगा। फिर चाइना का जो दबदबा मिडिल ईस्ट पे बढ़ जाएगा, और सऊदी जो इंडिया को लेके, जो इंडिया को मतलब इंडिया की मदद लेके जो सऊदी को क्लोज ला रहा है अमेरिका, वो भी फिर सऊदी धीरे धीरे दूर हो जाएगा, क्योंकि सऊदी के पास कोई रीजन नहीं रहेगा। अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाए, सऊदी के पास कोई रीजन नहीं रहेगा, ठीक है, अमेरिका के साथ क्लोजनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी सऊदी अंदर अभी भी थोड़ा बहुत गुस्सा है। उसके बाद देखिए आर्टिमिस अकॉर्ड है अमेरिका का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अमेरिका चाहते हैं अपने जो मित्र मुल्क है उन सबको लेके आके एक स्पेस में हम लोग एक साथ आगे बढ़े, ठीक है। उसमें भी इंडिया के साथ बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है, इंडिया की इसरो के साथ बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। तो क्या कनाडा के लिए अमेरिका अफोर्ड कर सकते हैं ये आर्टिमिस अकॉर्ड का जो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन अगर टूट जाए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट टूट जाए। उसके बाद I2UT जो ग्रुप है, मतलब इजराइल, यूएसए, यूएई एंड इंडिया, ये जो 4 ग्रुप है, इन लोग जॉइंट वेंचर अनाउंस करते मतलब किए हैं स्पेस के लिए, स्पेस में बहुत काम कर रहे, दो मतलब बहुत मिलके काम करे। क्या कनाडा के लिए यूएसए ये भी मतलब तोड़ सकता है ये रिलेशन? उसके बाद जो क्वाड है, अगर आप यूएसए से पूछोगे इंडिया के साथ जितना भी रिलेशन है सब बंद कर दो, सिर्फ एक रखो, तो अमेरिका कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आज के डेट पे बोलेगा मैं भले ही सब रिलेशन चले जाए पर क्वाड रहना चाहिए। तो ये क्वाड में जब मिनिस्टर के बीच जब बायलैटरल टॉक्स हो रहा है सितंबर 22, 2023, जब न्यूयॉर्क पे टॉक चल रहा है, ठीक है, बायलैटरल डिस्कशन चल रहा है, तो उस टाइम पे, ठीक है, जब यूएन का रिफॉर्म हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या ये क्वाड से भी अगर इंडिया पुल आउट कर ले तो क्वाड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्वाड टूट जाएगा। क्या यूएसए ये अफोर्ड कर सकते हैं? उसके बाद इंडिया मतलब सेट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट हो जाएगा 2027 तक। क्या यूएसए अफोर्ड कर सकते हैं इतना बड़ा मार्केट होने के लिए? मतलब वो एक स्टूपिड कनाडा का जो भी रीजन है वो भी यूएसए का खुद का रीजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद चाइना के बाद यूएसए चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो चाइना से पुल आउट करके इंडिया को बनाया जाए, ठीक है। पर क्या ये इंडिया को बना पाएगा? इंडिया उसका सहयोगी देश बनेगा अगर वो इंडिया के अगेंस्ट पे जाता है। फिर उसके बाद इंडिया इमर्ज एज सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली, जो बोला सेकंड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब को यूएसए क्या नाराज कर पाएगा? इंडिया यूएसए रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि डिफेंस का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और डिफेंस सेक्टर पे जो एक साथ डेवलपमेंट करते हैं, जो जनरली इंडिया और रशिया करते हैं, तो वो यूएसए और इंडिया करेगा। तो क्या यूएसए उसको भी मतलब डिसबैलेंस करने के लिए अफोर्ड कर पाएगा?
जो पूरे वर्ल्ड पे टॉप 10 जो आम इंपोर्टर है, जो मतलब हथियार खरीदता है, उसमें से इंडिया नंबर 1 आता है, सऊदी अरबिया नंबर 2 आता है। तो नंबर और यूएसए का ज्यादातर पैसा, मोर देन 50% ऑफ द मनी यूएसए का टेक्नोलॉजी और ये हथियार बेच के ही आता है। तो इंडिया हथियार एक मतलब खरीदार देश है, क्या वो इंडिया को मतलब अपसेट करके ये मार्केट खोने के लिए अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। अब इंडिया बड़ा, सबसे बड़ा मार्केट होगा इंडिया, सिर्फ तीनों कंट्री से सबसे ज्यादा खरीदता है, रसिया, फ्रांस, यूएसए। ओके, और एक कंट्री है उसमें आप इजराइल ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद रसिया से जब इंडिया डिफेंस इंपोर्ट, डिफेंस आयात, ठीक है, जब डिक्रीज कर रहा है 62% से 45% डिक्रीज कर दिया, सेम टाइम अब देखिए यूएसए ने 6.2 मिलियन से बढ़ा के 3.4 बिलियन, मतलब 3.4 बिलियन मतलब आप समझते हैं, ठीक है। 6.2 मिलियन से घटा के मतलब 3.4 मतलब आपका होता है 3400 मिलियन, ठीक है। 6.2 मिलियन से 3400 मिलियन, ये भी 2021 का मैं डेटा बोल रहा हूँ, 2023 में तो और भी बढ़ गया रहेगा। तो क्या यूएसए इतना बड़ा मार्केट अफोर्ड कर सकता है खोने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा यूएसए के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जब आप इंडिया के साथ रिश्ता अच्छा रखने के लिए, इंडिया जब रसिया से ऑयल बाई किया, आपने कुछ नहीं बोला, बाकी सब कंट्री का आपने प्रेशराइज किया, पर इंडिया के बारे में सिर्फ 2-3 बयानबाजी किया मीडिया के सामने, पर इंडिया के ऊपर एक्शन नहीं लिया। पर अभी आप कनाडा के एक स्टूपिड रीजन के लिए ऐसे क्यों कर रहे हैं? उसके ऊपर जब उसके बाद और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जब S-400 खरीदा था, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, यूएस और इंडिया का रिलेशन पे कोई दरार ना है, इसलिए इंडिया को आप सैंक्शन से वेविएट दे दिया, मतलब सैंक्शन से छूट दे दिया, सैंक्शन लगाया नहीं है S-400 पर। आपका जो नेटो कंट्री है, जब वो S-400 खरीदता है, जो टर्की है रशिया से, उसके ऊपर आपने सैंक्शन लगा दिया, पर इंडिया को सैंक्शन से कुछ ना कुछ बहाना देके छोड़ दिया, ये बोल के कि ये हम लोग का मित्र देश है और इससे आगे बहुत फायदा होगा यूएसए को। तो क्या वो फायदा सब एक ही, मतलब एक स्टूपिड रीजन के लिए भी दूसरे कंट्री, कनाडा जैसे कंट्री के लिए, क्या आप ये सब कुछ एक ही बार में मतलब खत्म कर सकते हैं यूएसए? अगर यूएसए अफोर्ड कर सकता है तो यूएसए कनाडा के खिलाफ साथ दे सकता है। अगर कनाडा के खिलाफ साथ देगा, इंडिया के अगेंस्ट पे जाएगा, तो यूएसए को बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट पे प्लीज़ बताइए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। हम लोग फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू।